आप इमेजिन करो मिडिल ईस्ट की एक आम सी सुबह जहाँ कुछ लोग अपने काम पर जा रहे हैं तो कुछ लोग सो रहे हैं। लेकिन अचानक आसमान में फाइटर जेट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद दर्जन्स ऑफ मिसाइल्स ईरान के अंदर गिरना शुरू हो जाती हैं। एक्सप्लोजन्स, स्मोक, केओस और कुछ ही टाइम के अंदर एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी इन अटैक्स के दौरान मारे जाते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये 28 फरवरी 2026 का वो इंसिडेंट है जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, जब इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक की। लेकिन स्टोरी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब सवाल उठते हैं कि ये स्ट्राइक अचानक शुरू क्यों हुए। क्या सच में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं या फिर वो अभी जिंदा हैं? तो आइए आज के हम इस वीडियो में इस कॉन्फ्लिक्ट की पूरी स्टोरी को समझते हैं। 28 फरवरी 2026 की सुबह ईरान की कई सिटीज़ में लाउड एक्सप्लोजन्स सुनाई देने लगते हैं। इनिशियली तो लोगों को लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अटैक है। इसराइल इस अटैक को नाम देता है ऑपरेशन रोअरिंग लायन, वहीं यूएसए बोलता है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। इनके टारगेट्स कोई रैंडम नहीं थे। एयर स्ट्राइक का फोकस था ईरानियन मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर्स। लेकिन फिर एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आती है कि स्ट्राइक के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी की डेथ हो जाती है। ये अभी तक 100% प्रूव नहीं हुआ है और साथ ही ईरान के कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे जाते हैं, खासकर आईआरजीसी लीडरशिप। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि आईआरजीसी आखिर है क्या। तो देखो, आईआरजीसी का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरान की मिलिट्री का एक पावरफुल ब्रांच है जिसकी फाउंडेशन 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हुई थी। इसका मेन काम है ईरानियन रिजाइम को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना। आईआरजीसी सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस नहीं है, ये ईरान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और रीजनल स्ट्रेटजी में भी अपना मेजर रोल प्ले करता है। तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं तो रिटेलिएशन ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। लेकिन इसराइल और यूएसए सोच रहे थे कि अब ईरान कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने उसकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ईरान भी कहाँ चुप रहने वालों में से था। अटैक के कुछ ही घंटों बाद ईरान अपना रिटेलिएशन लॉन्च कर देता है और अपने ऑपरेशन का नाम देता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इस रिटेलिएशन में ईरान यूज़ करता है अपने बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन और क्रूज मिसाइल। लेकिन टारगेट सिर्फ इसराइल नहीं था। ईरान डायरेक्टली अटैक करता है मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर, इंक्लूडिंग कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। अब ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं रहा, अब इसमें यूएसए भी ऑफिशियली इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन ये सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी क्योंकि अब एक्टिवेट होने वाले थे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप भी। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में एक वर्ड बहुत यूज़ होता है, प्रॉक्सी वॉर। सिंपल शब्दों में इसका मतलब होता है कि जब कोई कंट्री डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि दूसरे आर्म्ड ग्रुप को सपोर्ट करती है। ईरान मिडिल ईस्ट में कई मिलिशियस को सपोर्ट करता है, जैसे हेजबुल्ला। जैसे ही वॉर एस्केलेट होती है, हेजबुल्ला नॉर्थन इसराइल पर रॉकेट अटैक शुरू कर देता है। साथ ही इराक और सीरिया में भी मिलिशियस एक्टिव हो जाते हैं। रिजल्ट, कॉन्फ्लिक्ट रैपिडली स्प्रेड होने लगता है। लेबनान, इराक, सीरिया एक वॉर जोन बन जाते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान में कुछ ही दिनों के अंदर 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या ये वॉर सडनली शुरू हुई है या इसका बैकग्राउंड पहले से ही बिल्ड हो रहा था? आंसर है, इसकी रूट्स एक्चुअली 2025 में ही शुरू हो चुकी थी, जब इसराइल और ईरान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था जिसे कहा गया था द 12 डे वॉर। ये वॉर चलती है 12 जून 2025 से लेकर 24 जून 2025 तक और इसका मेन रीज़न था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूरेनियम इनरिचमेंट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी हो जाता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है।
यूरेनियम इनरिचमेंट एक प्रोसेस होती है। नेचुरल यूरेनियम में एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235, जिसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है, तो इसे यूरेनियम इनरिचमेंट कहा जाता है। लो इनरिचमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब इनरिचमेंट 90% के आसपास पहुंच जाए तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का इनरिचमेंट लेवल 90% के अराउंड पहुंच रहा था, और इसी पॉइंट पर आकर इजराइल अलार्म हो जाता है। उसे लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है, और वो इसी वजह से प्री इम्पेटिव स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। टारगेट्स होते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, रिसर्च लैब और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। लेकिन फिर एक और पावरफुल कंट्री इस कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री लेती है, यूएसए। यूएसए अपने नवल कैरियर से मिसाइलें लॉन्च करता है, जिनका टारगेट होता है ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम। तो फिर इसका जवाब ईरान भी देता है। वो लॉन्च करता है अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन में ईरान लॉन्च करता है अपने 300 प्लस ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनका टारगेट होता है इजरायली सिटीज़ और मिलिट्री बेसेस। लेकिन इसराइल का फेमस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इनमें से मेजॉरिटी अटैक को इंटरसेप्ट कर लेता है, और फिर वही होता है जो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में प्रेडिक्टेबल है। प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हो जाते हैं और हेजबुल्ला फिर से नॉर्थन इसराइल पर रॉकेट्स फायर करता है, और कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली रीजनल वॉर बन जाता है। ये वॉर टोटल 12 दिन तक चलती है। फाइनली यूनाइटेड नेशन और चाइना इंटरवेन करते हैं और सीज़फायर होता है, लेकिन ये पीस टेम्पररी होती है। फरवरी 2026 में न्यूक्लियर नेगोशिएशन कम्प्लीटली फेल हो जाती है। ईरान अनाउंस करता है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट को और बढ़ाएगा। ये अनाउंसमेंट ग्लोबल टेंशन को एक्सप्लोड कर देती है। यूएसए सैंक्शन टाइट कर देता है, और इजराइल को लगता है कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत क्लोज है। फिर शुरू होती है सीक्रेट प्लानिंग ईरान पर डायरेक्टली स्ट्राइक करने की, जो फाइनली होती है 28 फरवरी 2026 को। मिडिल ईस्ट डिकेड से ही कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर रहा है, लेकिन 2026 का ये क्राइसिस शायद सबसे ज़्यादा डेंजरस एस्केलेशन हो सकता है, क्योंकि इस बार स्टेक्स बहुत बड़े हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल अलाइंसेस, प्रॉक्सी वॉर्स, ऑयल सप्लाई रूट्स, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर चला गया तो इसका इम्पैक्ट केवल मिडिल ईस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस फील करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या डिप्लोमेसी इस वॉर को रोक पाएगी, या फिर दुनिया एक और बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए अयान खान के साथ।